नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। मेरा नाम है अभिषेक चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं ज्ञान सागर चैनल को। आइए सीखते हैं। भाषा भाग 2। भाषा और व्याकरण का संबंध। मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता, अतः भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। वह भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन तथा अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको व्याकरण भाग 1 समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया तो मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कृपया देखें और अपने आपके इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, कैसे भी कीजिए, बस सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए दोस्तों। आपके भरोसे चैनल मैंने खोला हुआ है, कृपया पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आइए जानते हैं व्याकरण के बारे में। महर्षि पतंजलि के अनुसार उनके लिखे महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन कहा जाता है। शब्दानुशासन अर्थात शब्द जो एक अनुशासन में रहकर एक निश्चित वाक्य बनाते हैं। और हिंदी व्याकरण के परिसर में सबसे बड़ा गद्य साहित्य का व्याकरण ही जो है उसका आधार कहा जाता है। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने व्याकरण के कुछ भाग बताए थे। आइए देखते हैं। जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि व्याकरण के 3 भाग होते हैं। वह किसी विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं अथवा कहीं कहीं नहीं पढ़ाए जाते, जो एक अज्ञानता का आधार है। तो इसी चारों भाग के बारे में आइए बस एक हल्की सी नज़र से देख लिया जाए। व्याकरण विभाग के 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा जो है वो पद विचार। लगभग हमने तीनों के बारे में पिछले वीडियो में बस देखा था। आइए उनके बारे में देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आपको मेरी आवाज कैसी लगी? और दूसरा प्रश्न, आपको मेरी बोली कैसी लगी? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आइए देखते हैं बोली क्या होता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो है वो बोली कहलाता है। जैसे देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है और किसी भी क्षेत्रीय बोली का लिखित रूप में स्थिर साहित्य वहाँ की भाषा कहलाती है। मेरे ख्याल से समझा तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स कीजिए, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। लिपि के बारे में तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बस कुछ 4 पंक्तियों के उदाहरण के साथ देखते हैं लिपि क्या है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है। आइए देखते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। जैसा हमने पिछले वीडियो में व्याकरण के तीनों अंग के बारे में जानने का प्रयत्न किया था, उसे और जानने का प्रयास करते हैं। आइए उदाहरण के साथ देखते हैं। पहला साधारण वाक्य, मैं यहाँ आया और बीमार पड़ गया। दूसरा संश्लिष्ट वाक्य, पुलिस के हवाले कर दूं। तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य, तब डाकुओं ने डाका डालने की योजना तैयार कर ली। आप इन तीनों में अंतर देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कैसा है। क्या आपको ज्ञात हो गया कि हिंदी व्याकरण का महत्व बस केवल परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। हिंदी व्याकरण हमारे जीवन में वाणी, हमारे बोली, भाषीय व्यवहार एवं लेखन में ही उतना ही महत्व रखता है जितना हमें अपने भाषा पर या शिक्षा पर होता है।
आइए अपने अपने व्याकरण की जांच करते हैं। पहला वाक्य, सबसे नमस्ते। दूसरा वाक्य, सबको नमस्ते। मुझे बताइए दोस्तों, क्या आप इन दोनों वाक्यों में अशुद्धियां निकाल सकते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो बधाई हो, आप व्याकरण के आधार के बारे में जानकारी हो रही है। और यदि इसी तरह तेजी से व्याकरण पढ़ेंगे तो आप बहुत ही सरल और जल्दी से व्याकरण सीख सकते हैं। और सीखने के लिए आपको वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और इसी तरह हिंदी व्याकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं, जिसमें से 3 पिछले वीडियो में हम पढ़ कर चुके हैं। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे चलते हैं। सरल वाक्य की परिभाषा क्या होती है, देखते हैं सरल वाक्य होता क्या है। सरल वाक्य की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। यदि आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आगे दूसरा है, सरल वाक्य को भी साधारण वाक्य कहा जाता है। आगे देखते हैं, इस वाक्य में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता एवं एक विधेय अर्थात क्रिया। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, उद्देश्य मतलब होता है कर्ता और विधेय मतलब होता है क्रिया। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइए। ये उद्देश्य तो हमने कभी पढ़ा नहीं था अपनी किताब में और विधेय तो हम जानते नहीं हैं। तो उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है और विधेय को क्रिया कहा जाता है। आइए देखिए, आपके स्क्रीन पर है रचना के आधार पर 3 वाक्यों का पिरामिड। आइए देखते हैं साधारण वाक्य या सरल वाक्य इसे कहते हैं। अगर आपको पिछली बार में मैंने समझाया, आपको समझ में नहीं आया तो आइए उसको साधारण वाक्य में समझते हैं। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। आइए फिर से पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा। इन दोनों वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है, अतः ये साधारण सरल वाक्य है। अब देखते हैं रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य का रूपांतरण। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाते हैं, क्या होता है, देखते हैं। एक संयुक्त वाक्य सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। इसे सरल वाक्य में बदले तो क्या आएगा, देखते हैं। सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है। अब यहाँ पर है संयुक्त वाक्य। निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। थोड़ा लंबा हो गया और इसे हम अपनी भाषा में बात करें तो क्या कहेंगे, निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य में है, अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। और अगर सरल भाषा में बात करें तो कहेंगे, अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई। ये अंतर है संयुक्त वाक्य में और सरल वाक्य में। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहीं नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य या संश्लिष्ट वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों तो ऐसे वाक्य को संयुक्त या संश्लिष्ट वाक्य कहते हैं। यदि आपको ये परिभाषा समझ में नहीं आए तो दूसरी जो सबसे सरल परिभाषा जो मैंने बनाई है वो देखिए, आपके स्क्रीन पर है। सरल भाषा में परिभाषा,
जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक किसे कहते हैं देखते हैं, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज पढ़ने को आ गई, योजक किसे कहा जाता है। योजक अर्थात दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो लाइनों को जो जोड़ता हो। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सरल शब्दों में अगर बात कहें तो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल हो, संयोजक अवयव द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण भी देख, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ पे दो चीजें आपको मिलेंगी, पहले वाक्य में मिलेगा और दूसरे वाक्य में मिलेगा। मैं बताऊंगा नहीं है, मुझे कमेंट बताइए क्या मिला दूसरे वाक्य में। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हों। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखते हैं कैसा और क्या है। उदाहरण देखते हैं। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ गया कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस वाक्य में संयोजक और इसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। देखिए, पहला मिश्र वाक्य इसमें है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। और दूसरा मिश्र वाक्य क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार मैं आया और वह गया। इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला वाक्य संयोजक है। और यहाँ याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। मैं आपको फिर से कह देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया या आपको पढ़ने या मेरी बात समझ में नहीं आई तो फिर से। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। वाक्य नहीं, उपवाक्य। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो क्या क्या होता है, कैसा होता है। उदाहरण देखते हैं। पहला सरल वाक्य, साहिल हंसकर बोला। इसे अगर संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो आएगा साहिल हंसा और बोला। अगला वाक्य और नीचे कमेंट में बताइए। अब देखते हैं मिश्रित वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं। कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये देखते हैं क्या होता है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक वाक्य प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। नहीं समझा तो सरल वाक्य में देखते हैं। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिकाएं क्रिया हुए तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो और दूसरी भाषा में मैं आपको बताता हूँ, उसे कहते हैं जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौण या छोटा उपवाक्य हो तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा,
वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित या मिले जुले हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये लाइन समझ में आई होगी। आइए देखते हैं क्या है। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। दूसरा, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। उपर्युक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है मुख्य उपवाक्य है और भारत जीतेगा तथा जो परिश्रम करता है यह गौण उपवाक्य या छोटा उपवाक्य है, इसीलिए इसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। अब देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। थोड़ा सा अलग भाषा, अलग परिभाषा में, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। मैंने आपको बताया है, देखते रहिए। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाक्य है जिन वाक्यों में एक प्रधान, या यूं कहें कि हम जिस वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि वाक्य मिलते हैं तो उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर मिश्र वाक्य का रूपांतरण कैसे करते हैं। रूपांतरण अर्थात बदलना, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना। अब मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बदलते हैं। पहला मिश्र वाक्य, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। इसे सरल वाक्य में कहेंगे, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। सरल भाषा। अब देखते हैं मिश्र वाक्य क्या में। पहला, दूसरा, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो कहेंगे, विकास ने एक नया मोबाइल खरीदा है। मिश्र वाक्य में तीसरा, शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। और सरल वाक्य में कहें, शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने को कहा है। गृह कार्य मेरे ख्याल से समझ में आते रहेंगे, होमवर्क। और मेरे उन छात्रों और उन सीखने वालों को मेरा ये गृह कार्य है, मेरा ये होमवर्क है। यदि कोई डिफिकल्टीज हो, कोई चीज़ में समझ में ना आया हो या मैं कुछ ज़्यादा तेज़ बोल गया हूँ तो आप मुझे बताएं, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। मैं और सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सीखने के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, फॉरवर्ड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, वाक्य पहचान दिए हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं और कमेंट में मुझे बताइए। अब देखते हैं वाक्यों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर हमने 4 भेद होते हैं, जिसमें से हमें 3 हमने पढ़ा और हमारे चीज़ों में 3 ही, विद्यालय में 3 ही चीज़ें पढ़ने को अधिकतर मिलती हैं। आगे देखते हैं इन 3 वाक्यों के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा इच्छावाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा निषेधावाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठवां विस्मयादिबोधक, सातवां संकेतवाचक और 8वां संदेहवाचक होता है। लेकिन यही शर्त है, पढ़िए। और अगली बार हम जानेंगे हिंदी मानक वर्तनी के बारे में।
और हिंदी मानक